आज हम आईपीसी को सेक्शन 96 से जो भी पढ़ेंगे। तो प्राइवेट डिफेंस का सेक्शन यहाँ से शुरू होता है 96 से लेकर के 106 तक। और इसमें जो प्राइवेट डिफेंस हैं इनमें 96 में है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत अगर कोई कार्य का किया जाना है तो वह अपराध की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी कि ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर किया गया है। 97 में दिया गया है, 96 में यह दिया गया है कि ऐसा कोई कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रयोग में किया जाता है। 97 के अंतर्गत है शरीर और संपत्ति की दोनों की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार 99 के अंतर्गत दिए गए जो निर्बंधन हैं उन निर्बंधनों के अंतर्गत ही है। यानी कि धारा 99 भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित निर्बंधन हैं उन निर्बंधनों के अधीन ही हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो शरीर और संपत्ति दोनों की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये 97 जो सेक्शन है वो कहता है 97 के अंतर्गत है कि धारा 99 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले कोई अपराध है उसकी संरक्षा करे और वह अन्य व्यक्ति के शरीर की भी प्रतिरक्षा वह करे। और दूसरी बात 97 का जो पार्ट सेकंड है उसका 97 का पार्ट सेकंड है उसके अंतर्गत क्या गया है, ऐसा कार्य जो चोरी है, लूट है, रष्टी है या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा के अंतर्गत आता है या उसका करने का प्रयत्न है तो वह अपनी के साथ साथ जैसे अन्य व्यक्ति की जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्तियों का क्या करे, संरक्षा करे। अब 98 के अंतर्गत दे रखा है कि पागल व्यक्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार। यानी कि ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो व्यक्ति विकृचित हो। तो जब कोई कार्य जो अन्यथा अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता का अभाव, चित्त विकृचितता, मत्तता या अन्य भ्रम के कारण अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो उस कार्य के अपराध होने की दशा के अंतर्गत रखता। तो इसके अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको विकृत व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध भी है। दृष्टांत में दे रखा है यह पागलपन के असर में कै को जान से मारने का प्रयत्न करता है, यह किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। लेकिन कै को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार वही है जो यह के स्वस्थ होने की दशा के अंतर्गत होता। और धारा 99 के अंतर्गत दे रखा है उन लिमिटेशंस के बारे में जिन लिमिटेशंस के अधीन रहते हुए हमें अपनी जो प्राइवेट प्रतिरक्षा है वह करनी है। तो कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का आपको कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहला इसके अंतर्गत है यदि कोई कार्य जिसमें मृत्यु की या घोरोपति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कार्यरत नहीं होती है, सद्भावनापूर्वक अपने पदावास में कार्य करते हुए किसी लोक सेवक के द्वारा ऐसा कार्य किया जावे या किए जाने का प्रयत्न किया जावे या तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य सर्वथा न्यायानुमत भी नहीं हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी कुछ हमारे प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों के अधीन है। दूसरा है उन दशाओं में जहाँ हमें सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार लोक सेवक यानी कि लोक प्राधिकारियों के माध्यम से जहाँ हम सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं उस स्थिति में भी हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। लेकिन इसमें एक विस्तारीकरण के अंतर्गत दे रखा है कि कहाँ तक इस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का हम विस्तार जो किया कि कर सकते हैं। तो किसी दशा के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उस अपहानि कारक होने से अधिक अपहानि का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। यानी कि जितना हार्म आवश्यक है उतना ही हम हार्म कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अपतिकारित कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, उससे ज़्यादा जो कि है हम नहीं कर सकते हैं। अब धारा इसमें 100 धारा 100 के अंतर्गत हमारी कुछ कंडीशंस हैं। उन कंडीशनों के अंतर्गत हम किस प्रकार से जो कि यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग कर सकते हैं। इससे पहले धारा 99 की कुछ केस भी आपको बताता हूँ। मुंशी रामानंद दिल्ली प्रशासन का केस है, पूरन सिंह यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का केस है। तो ये केस भी
हमारे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के महत्वपूर्ण केस माने गए हैं। उसके बाद धारा 100 के अंतर्गत ये धारा 100 में ये बताया गया है कि हम अपने शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उस अधिकार का विस्तार मृत्यु पारित करने पर कब कर सकते हैं, यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु कब कारित की जा सकती है, तो उस अधिकार के बारे में बताया गया है। तो उन 7 परिस्थितियों के बारे में, 7 कंडीशंस के बारे में बताया गया है, जिन कंडीशनों का प्रयोग करते हुए हम प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का में जो कि मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि हमले के अंतर्गत है जहां हमला युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित होती हो कि उस हमले का परिणाम मृत्यु कारित होगा। दूसरा, हमला जिसमें उस हमले के परिणाम स्वरूप यह आशंका कारित होती हो कि इस हमले के परिणाम स्वरूप घोर उपति कारित हो सकती है। तीसरा, बलात्संग यानी कि रेप करने के आशय से किया गया हमला। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा के आशय से किया गया हमला। पांचवा, व्यापारण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला। छठवा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत सदोष परिरोध किया जाएगा जिसमें उसको यह युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि उसको अपने आप को छुड़ाने के लिए लोक सेवक या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का जो समय है वो नहीं हो सकेगा। और 7वां जो हमारा यह जो पॉइंट है वो 2013 में संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दंड विधि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 2013 का एक्ट नंबर 13 का सेक्शन 2 जो कि है से इसको अंतर्स्थापित किया गया है। और ये हमारा जो 7वां जो नंबर का पॉइंट है यह 3 फरवरी 2013 से इसको प्रभावशील किया गया है। अब 7वां पॉइंट है क्या? अम्ल फेंकना, एसिड अटैक। बस एसिड अटैक, अम्ल फेंकना या देने का कृत्य या फेंकने या देने का प्रयास करना जिससे युक्तियुक्त रूप से यह आशंका कारित होती हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपति कारित होगी। वैसे हमारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सेक्शन 326A के अंतर्गत जो कि एक एसिड अटैक का अलग से क्लोज दे रखा है कि एसिड अटैक क्या है। और एसिड अटैक के अंतर्गत जो हमारा विक्टिम कंपनसेट स्कीम है, आहत प्रतिकर योजना, उसमें भी 357A के अंतर्गत जो दे रखा है CRPC के अंतर्गत, तो उसमें भी एसिड अटैक का जो केसेज हैं उन केसेज में जो पीड़िता है उस पीड़िता को या उसकी जो लीगल आयर्स हैं उन लीगल आयर्स को जिसमें उसके माता पिता, भाई बहन और जो हैं उनको जो मुआवजा है उसको तत्काल वापस संदर्भ किए जाने का प्रावधान जो किया गया है। इसके साथ ही सेक्शन 164 के जो बयान होते हैं उन 164 में भी जो भी है कि CRPC के अंतर्गत अमेंडमेंट करके ये बताया गया है कि ऐसी पीड़िता के जो बयान है वो महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इस प्रकार 2013 के अंतर्गत जो संशोधन हुआ है वो काफ़ी अहम संशोधन IPC के अंतर्गत भी हुआ है, CRPC के अंतर्गत हुआ है, एविडेंस के अंतर्गत भी ऐसा जो संशोधन है वो हुआ है। और ये इस प्रकार से ये जो संशोधन है, संशोधन के माध्यम से जो महिलाओं के संदर्भ में जो विधियां हैं उनको जो पहले लिबरल थी उनको लिबरल को हटाकर स्ट्रिक्ट किया गया है। और स्ट्रिक्ट करने का जो आशय है वो यही है कि लॉ का इंटरप्रिटेशन है वो जो ज़्यादा जो लिबरलिटी है उसको कम किया जाए और जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करके और एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट कम से कम जो किया दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सजा अभी की जो परसेंटेज है वो परसेंटेज निकाली जा सके। तो कुल मिलाकर 7 इसके अंतर्गत पॉइंट थे सेक्शन 100 के अंतर्गत। और सेक्शन 100 का जो आशय था वो यही था कि मृत्यु कारित करने तक आप कब तक अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग कर सकते हो। तो सेक्शन 100 की 7 परिस्थितियाँ हैं, उन 7 परिस्थितियों के अधीन ही हम रह करके अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में अब हमारा जो सेक्शन 101 के अंतर्गत है कि किन परिस्थितियों के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है उस अधिकार के प्रयोग में हम किसी व्यक्ति को घोर उपति यानी ग्रीवियस हेड विकारित जो कि यदि कर सकते हैं। जहाँ तक ग्रीवियस हेड का मामला है तो हमने सेक्शन 325 में ग्रीवियस हेड का पनिशमेंट दे रखा है और ग्रीवियस हेड को हमने 320 के अंतर्गत जो कि यदि पढ़ा था कि जो भी 308 परिस्थितियाँ हैं उन 8 परिस्थितियों में हमने ग्रीवियस हेड को पढ़ा था। तो ऐसे इस अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपानी कार्य करने का कब होता है। तो यह धारा 99 में वर्णित बंदों के अधीन रहते हुए जहाँ 100 के अधीन जो 7 परिस्थितियाँ हैं उन 7 परिस्थितियों के अन्यथा कोई 8वीं परिस्थिति अगर होती है तो ऐसी स्थिति में हम उस अधिकार का उपयोग जो कि किसी व्यक्ति को मृत्यु से भिन्न कोई अपानी कार्य करने के लिए कर सकते हैं। तो ये हो गया सेक्शन 101।
इसका जो मेजर इसका जो सेक्शन है वो कहता है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का जो अधिकार है वो अधिकार आरंभ कब होगा और उसका कब तक जो कि है कि वो कंटिन्यू बना रहेगा। तो इसमें समझने वाली बात यही है कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का आरंभ तभी हो जाता है जब अपराध कारित करने का जो प्रयत्न किया जावे या धमकी से शरीर की जो संकट है उसकी युक्तियुक्त आशंका आपको पैदा होती हो, और चाहे भी अपराध नहीं किया गया हो, आपके मन में एक डर व्याप्त हो गया हो कि ऐसे अधिकार का प्रयोग में ऐसा जो अपराध हमारे संदर्भ में किया जाना है, या आपको आशंका उस समय क्रिएट हो जाए, तो मतलब प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपका क्रिएट हो जाएगा। कब तक रहेगा? तो इसका साधारण सा वो है कि तब तक रहेगा जब तक कि आपके ऐसे संकट की आशंका जो कि बनी रहती है। तो इस प्रकार से हम 102 के अंतर्गत इसमें स्टार्टिंग का है कि कब इसका आरंभ होता है और कब ये बना हुआ रहता है, क्योंकि कंटिन्यू कब तक ये रहता है। अब 103 के अंतर्गत है कि संपत्ति का जो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार है उसका विस्तार मृत्यु पारित करने तक कब होता है, यानी कब हम शरीर और शरीर के अलावा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार में मृत्यु पारित कर सकते हैं। क्योंकि हमने 97 जो सेक्शन है उस सेक्शन के अंदर ये पढ़ाता है कि दो प्रकार की जो कि एक स्थितियों के अंतर्गत प्राइवेट प्रतिरक्षा का उपयोग किया जा सकता है। पहला तो है मृत्यु पारित करने के अंतर्गत, दूसरा है कि पहला तो है कि शरीर के संदर्भ में, दूसरा है कि संपत्ति के संदर्भ में। तो शरीर के संदर्भ में 102 तक पढ़ लिया, 103 से हम संपत्ति के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो संपत्ति के संदर्भ में क्या है, कब कब संपत्ति के संदर्भ में आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कार्य जो कि वह कर सकते हो। सबसे पहला इसके अंतर्गत है लूट के अंतर्गत कर सकते हो। दूसरा है रात्रि गृह विधन, यानी कि कोई व्यक्ति आपके रात में आकर के गृह विधन करता है तो आप उसको यह जो कि है कि इसकी मृत्यु कार्य कर सकते हो। तीसरा है अग्नि के द्वारा दृष्टि कारित करना, यानी कि जब ऐसी दृष्टि किसी निर्माण को या तंबू को या दलियान को की गई है जो मानव की जो भी है कि वह मानव के रहने के स्थान के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में जो कि प्रयोग में लाया जा रहा हो वह स्थान, तो उस स्थिति के अंतर्गत भी हम किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हैं। चौथा है चोरी दृष्टि या गृह अतिचार, जो ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया गया हो जिसमें युक्तिक रूप से यह आशंका कारित होती हो कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया तो इसका परिणाम मृत्यु होगी या गौरवपति कारक होगा। तो उस स्थिति के अंतर्गत भी हम उस व्यक्ति की जो कि वह क्या कर सकते हैं, मृत्यु कारित कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन हो गया 103। 104 तो 104 के अंतर्गत है कि ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपानी कारित करने तक का कब होता है। तो इसमें यही है, यदि वह अपराध जिसके किए जाने के प्रयत्न से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग का अवसर आता है, चोरी दृष्टि या आपराधिक अतिचार है जो पूर्वगामी जो धारा है उस धारा में प्रकटित भाती अगर नहीं है, तो धारा 99 के उपबंधों के अधीन रहते हुए हम मृत्यु से कोई भिन्न उपहानि कारित कर सकते हैं। और वह इसमें करेंगे संपत्ति के संदर्भ में जो अपराध है उसके संदर्भ में। अब इम्पोर्टेंट सेक्शन हो गया 105। 105 के अंतर्गत है संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का आरंभ और इसका बना हुआ रहना। तो यह आरंभ तो तब से होता है जब हमारे संपत्ति के संदर्भ में ऐसी युक्तियुक्त संकट की आशंका कारित होती है। अब अलग अलग अपराधों के विरुद्ध अलग अलग तरीके से इसका जो कि जारी रहना जो कि यह निर्धारित करता है। सबसे पहला है चोरी के संदर्भ में। तो चोरी के संदर्भ में इस अधिकार का विस्तार तब तक रहता है जब तक अपराधी के संपत्ति सहित जो कि आपकी पहुंच से बाहर होने या लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने या संपत्ति के प्रत्युत्तरण तक जो कि यदि यह रहता है। लूट के विरुद्ध कब तक रहता है, जब तक कि किसी व्यक्ति को उपहति अवरोध या मृत्यु कारित करने की जो आपको डर या उपहति का जो भय है वो बना हुआ रहता है। और आपराधिक अतिचार और दृष्टि के विरुद्ध तब तक रहता है जब तक कि आपराधिक अतिचार और दृष्टि रहते हैं, तो ये कंटिन्यू ऑफेंसेस को मानेंगे हम। और रात्रि गृह विधन के संदर्भ में तब तक रहता है जब तक कि ऐसा यह रात्रि गृह विधन से संबंधित जो अधिचार है वो कि गृह अतिचार है वो जो कि होता रहता है। तो ये भी कंटिन्यू ऑफेंस के अंतर्गत क्रिएट हो जाएगा। तो सेक्शन 105 हो गया। सेक्शन 106 के अंतर्गत है घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का विस्तार। तो इसके अंतर्गत है जिसमें निर्दोष व्यक्ति को जो कि है कि अपानी होने का जोखिम है। उसके अंतर्गत है कि जिस हमले से मृत्यु की आशंका युक्तिक रूप से कारित होती है उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रयोग करने में प्रतिरक्षा की ऐसी स्थिति के अंतर्गत हो कि वह अपनी प्रतिरक्षा तो करे लेकिन साथ ही किसी निर्दोष व्यक्ति को अपानी होने की जोखिम है, तो वह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसको उस व्यक्ति की जोखिम उठाने तक का है। इसका दृष्टांत दे रखा है कि एक भीड़ के द्वारा एक व्यक्ति पर आक्रमण किया जाता है। अब वह उस भीड़ पर आक्रमण करना चाहता है लेकिन भीड़ में एक शिशु भी है।
अब वो व्यक्ति अपने शरीर को बचाने के लिए वह अगर किसी प्रकार का आक्रमण करता है तो शिशु को अपानी होने की जोखिम है, तो भी हमारी जो विधि है यह उसको संरक्षण देती है कि वह ऐसे अधिकार का उपयोग कर सकता है और उस शिशु को हानि पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से वह ये हमारा 106 तक का चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे की जो हमारी क्लास है उस आगे क्लास में हम दुष्प्रेरण का जो अपराध है उस दुष्प्रेरण के अपराध के बारे में पढ़ेंगे और यह चैप्टर 5 आईपीसी के अंतर्गत है। तो कुल मिलाकर के आज हमने प्राइवेट जो प्रतिरक्षा है उस प्राइवेट प्रतिरक्षा हमने सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक हमने आज स्टडी की। आगे की जो कक्षा है उसके अंतर्गत हम दुष्प्रेरण संबंधी जो अपराध है उसको पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना है और आगे की कक्षा में हम दुष्प्रेरण को पढ़ेंगे। थैंक यू।